जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के चुनाव पर देश भर की नज़र है, देश भर के पत्रकारों की नज़र है। पत्रकारिता के कई बड़े नाम इन दिनों महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके में घूम रहे हैं, अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष कुमार जी, जो कि दिल्ली से आए हैं खास चुनाव कवर करने के लिए। ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो आज यूट्यूबर हैं और बिल्कुल एक यूट्यूबर के तौर पर इनकी पहचान है। मैं कई बार इनके साथ इनके शोज़ में शरीक हो चुका हूँ, शिरकत कर चुका हूँ और आज भी हमारी मुलाकात यहाँ पर इस पुरानी मुंबई के हॉर्निमन सर्कल इलाके में हुई है, जहाँ पर पीछे एशियाटिक लाइब्रेरी 1804 में जिसकी स्थापना हुई थी, उस जगह पर हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमने राजनीतिक चर्चा की। महाराष्ट्र चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है, किसे पटकनी मिलेगी, उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं, शरद पवार क्या कर रहे हैं, अजीत पवार का क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात की। और इसके बाद मुझे हर्ष भाई ने अपनी एक किताब गिफ्ट की है जिसका शीर्षक है हिंदुत्व की हैट्रिक। तो अब इस किताब में क्या कुछ है मैं चाहूँगा कि आप खुद पढ़कर जानें, लेकिन कुछ बातें निचोड़ के तौर पर जो कि शायद आपका इंटरेस्ट जागरूक करेंगी इस किताब के प्रति, मैं चाहूँगा कि हर्ष भाई हमें बताएं। इस किताब में इन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण किया है। तो कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं, कौन सी ऐसी आपके अपने निष्कर्ष हैं जो कि आपने अपनी इस किताब में रखे हैं हर्ष भाई? देखिए जितेंद्र जी, ये जो किताब है, मैं आपने मेरा परिचय लेखक के तौर पे करा दिया, लेकिन मैं लेखक इन सब चीज़ों में सबसे बाद में हूँ। अब तो लेखक हो गए ना, यू आर नहीं, सुनो अभी आप ये किताब है नहीं मैं कह रहा हूँ, सुनिए मैं ये कह रहा हूँ, आपने 3 चीज़ें बताई कि मैं पत्रकार हूँ, लेखक हूँ, यूट्यूबर हूँ। तो ये रिवर्स ऑर्डर में चलिए, पत्रकार हूँ, यूट्यूबर फिर सेकंड नंबर पे हूँ, थर्ड नंबर पे लेखक बनाऊँ। मैं क्रोनोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्रोनोलॉजी को समझिए। जी तो मैं तीसरे नंबर पे लेखक बनाऊँ और लेखक मैं प्रकाशक के आग्रह पे बनूँ। और इसके प्रभात प्रकाशन के पीयूष जी हैं, हमारे मित्र हैं, दिल्ली में मिलते रहते हैं। वो मेरे से कहते थे कि भाई आप भी कुछ लिखो। मैंने कहा यार मैं तो वीडियो बनाता हूँ, इतना समय मेरे पास होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ भी करो, एक वीडियो कम बनाओ लेकिन एक किताब लिखो, और चुनाव आ रहे हैं। ये बात है पिछले साल नवंबर दिसंबर के आसपास की। तो उन्होंने कहा कि लिखो, चुनाव नज़दीक आते रहे, हम अपने वीडियो में बिजी रहे, नहीं लिख पाए। तो जब चुनाव आ गए तो उन्होंने कहा कि यार अब तो प्लान कर लो, कुछ अब तो लिख लो। मैंने कहा अब तो बस 4 जून का नतीजा आ जाने दो, तभी करूँगा मैं, पहले क्या लिख लूँ। क्योंकि क्या बात होती है कि अगर आप पहले से किताब लिखनी शुरू कर देंगे और रिजल्ट कुछ और आ जाते हैं तो एक पूरा फ्लो टूट जाता है। हाँ, या तो आप प्री पोल लिखें या फिर पोस्ट पोल लिखें, या नहीं, या पोस्ट रिजल्ट लिखें या नहीं। तो मैंने कहा कि मैं पोस्ट रिजल्ट लिखूंगा और आपको 15 दिन में लिख के दे दूँगा, आप मेरी बात का भरोसा रखो। तो ये किताब 15 दिनों में लिखी गई, इसलिए 150 पन्नों की है, एक तरीके की रिपोर्ट है। और इसमें मैंने कोशिश की, इसके 2 भाग हैं। एक भाग में तो इसमें दिखाया गया है कि जो तरह तरह की अलग स्टोरीज हैं, जो नैरेटिव्स चले अलग अलग की, के मुसलमानों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को, इस तरह की चीज़ें दिखाई गई, जैसे मुस्लिम वोटों का मकड़जाल, राम मंदिर का क्या इम्पैक्ट रहा। एक में तो ये है, और जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें हर स्टेट का अलग अलग एनालिसिस है। इवन मैंने नॉर्थ ईस्ट का भी एक बनाया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, छोटे राज्य हैं, उनको लोग कवर नहीं करते हैं। तो इसमें कोशिश की गई कि सेकंड पार्ट में उसमें वो चीज़ें लिखी जाए। और इसका जो टाइटल है हिंदुत्व की हैट्रिक, ये सबसे बाद में मैंने बनाया। इसमें ये हुआ कि जब लोग कहते रहे कि साहब 240 सीट पे बीजेपी अटक गई, और बीजेपी के भी कुछ बड़े नेता, आपके महाराष्ट्र के भी कुछ बड़े नेताओं ने ये कहा कि हम इसलिए हारे, तो मैं चौंका कि यार हारे कहाँ, सरकार तो आपकी बन गई, 240 सीट आ गई। 240 तो कांग्रेस की ना यूपीए फर्स्ट में थी, ना यूपीए सेकंड में थी, कभी भी नहीं रही, उनकी सरकार तो बन गई थी, और आप अब कह रहे हो कि मैं हार गया हूँ। तो मैंने कहा कि ये जो है ना, उस वोटर का भी अपमान है जो ग्रेटर नोएडा में 28-30 माले की बिल्डिंग में रहता है, मई के महीने में उतरकर, फ्लोर से उतरकर मतदान करने के लिए जाता है और आपको वोट डाल के आता है। आप उसका भी अपमान कर रहे हैं। ये 240 सीट जो कोर हिंदुत्व के एजेंडे पर आपको वोट देते हैं कि हम बीजेपी को किस लिए फॉलो करते हैं कि वो हिंदुत्व की बात करती है, तो वो वोटर आपसे नहीं हटाए। लेकिन हर्ष भाई, आप इस जीत को हिंदुत्व की हैट्रिक मान रहे हैं, जैसे किताब का शीर्षक है। जी। आपने अपनी किताब में महाराष्ट्र को भी छुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में तो हिंदुत्व के फैक्टर ने काम ही नहीं किया लोकसभा चुनाव में। नहीं, मैं अलग स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं
एक समग्र रूप से अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे बीजेपी को 12 सीट मिली हैं तो वो सब हिंदुत्व जो सोच है कि साहब बीजेपी ठीक है, राम मंदिर बनवा रही है, ये सब काम हो रहे हैं, तो वो जो वोटर है ना, आपका एक वोटर ऐसा है, देखिए 5-7% तो स्विंग वोटर होता है, वो अपनी पर्सनल ग्रजेज की वजह से भी इधर उधर चला जाता है कि यार ये सरकार है, बताओ 5 साल से टैक्स कम नहीं कर रही है ना, बताइए वो इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ा रही है, तो जो उसकी नाराज़गी है वो 5-7% इधर उधर जाता रहता है। लेकिन एक ऐसा है जो अपने बच्चे के लिए महंगी फ़ीस भी दे रहा है, सारे टैक्सेस में भी है, हर जगह शॉपिंग मॉल में जा रहा है वहाँ सर्विस टैक्स दे रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहा है वहाँ पे भी सर्विस टैक्स दे रहा है, लग्जरी टैक्स दे रहा है, दुनिया भर के टैक्स दे रहा है, और उसके बावजूद भी आपको वोट कर रहा है। तो मैंने उस वोटर के प्रति, उसकी भावनाओं के प्रति उसका सम्मान दिखाते हुए कि यार ये वोटर है जो हट नहीं रहा है, और इतनी एडवर्स स्थितियों में इस बार कि सारा विपक्ष एक हो गया, इंडिया अलायंस बना, और हर जगह पर ये कोशिश की गई कि भाई कैसे भी वो बीजेपी को रोका जाए। हालांकि बहुत बड़े लेवल पे वो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी तमाम, जैसे कहा गया कि साहब संविधान बदल देंगे अगर इनकी 400 सीटें आ गई, तमाम निगेटिव चीज़ें थी जो बीजेपी के नैरेटिव ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। हाँ। तो मेरा मानना है कि उसके बावजूद भी अगर आपको 240 लोकसभा सीटें दी हैं, जो कि बीजेपी का आज तक का तीसरे नंबर का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है, तो वो हिंदुत्व की हैट्रिक उस वोटर ने की जिसने आपको 2014 में भी बिना किसी स्वार्थ के वोट दिया, 2019 में भी दिया, और इस बार भी दे रहा है। तो इसमें कुछ ये भी लिखा गया है कि उस वोटर के बारे में हालांकि पार्टियां कभी सोचती नहीं है जो वो वोटर होता है। ये इस तरह का इसका थीम है। बिल्कुल। तो हर्ष भाई ने हमें एक आइडिया दिया, एक झलकी दिखाई कि क्या कुछ इस किताब में है, और आपको ये बता दूं कि अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर रैंकिंग में अपनी कैटेगरी में ये किताब पहले नंबर पे है, पॉलिटिकल कैटेगरी में। तो आप समझ जाइए कि कितनी वैल्यूएबल किताब है, और अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो फिर ये किताब पढ़ना बेहद ज़रूरी है। मैं आज से ही इसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, और पढ़ने के बाद चुनाव जब खत्म होंगे, एक बार चुनाव नतीजे आ जाएंगे और महाराष्ट्र में जब सरकार बन जाएगी, तो मैं इस पर एक अपनी समीक्षा भी इस चैनल पर प्रकाशित करूंगा। तो इसका इंग्लिश वर्जन भी आ रहा है, क्योंकि जो हमारे फॉलोअर्स विदेशों में हैं उन्होंने कहा कि हमें इसे ये इंग्लिश में चाहिए, तो इसका ट्रांसलेशन हो रहा है अभी 1-8 महीने के अंदर इसमें इंग्लिश वर्जन। मुझे याद है कि एक बार जब मैंने अंग्रेजी में कुछ लिखा था, फेसबुक पर पोस्ट किया था, तो आपने कहा था कि अंग्रेजी में हिंदी में भी लिखो। तो फिर देखिए यहाँ उल्टा हो रहा है, कुछ लोग इंग्लिश में लिखते हैं किताबें और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कराते हैं, यहाँ हमें उल्टा करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार हमें हिंदी में नहीं इंग्लिश में करा। अच्छा, मेरा ऐसा ही हुआ। मेरी जो पिछली किताब थी वो मैंने अंग्रेजी में लिखी थी, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, उसका हिंदी ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ। जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार इस किताब को देंगे, और अगर आप इस किताब के बारे में अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन पर अगर आप मंगा रहे हैं तो उस पर भी टिप्पणी कीजिएगा, और साथ रेटिंग भी दें, वहाँ पे रेटिंग भी दीजिएगा, और मेरे इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट अपना कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज़ के साथ। जय हिंद।